राधे राधे प्रिय दर्शकों, जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। चलिए मिलते हैं सिहोरा नगर में रहने वाले एक परिवार से। सुबह के 8 बज चुके थे। शीला जी घर की सफाई कर चुकी थी। स्नान करके पूजा करने जा रही थी, तभी घर की डोरबेल बजती है। शीला जी की उम्र अब 70 वर्ष की हो चुकी थी। शीला जी ने दरवाजा खोला तो सामने उनका छोटा बेटा और छोटी बहू खड़ी थी। देखकर तो मानो उनका आत्मा खुशी से खिल गया। चेहरे पर मुस्कान आ गई। अचानक से, बेटा, तुमने तो कोई खबर भी नहीं की। बेटे ने कहा, मम्मी, सरप्राइज तो देना था। अगर मैं बता देता तो तुम्हारे चेहरे पर यह खुशी कहाँ से दिखाई देती। शीला जी खुशी के मारे चहकते हुए बेटे और बहू को अंदर बुला लेती। आओ आओ बैठो। बस अभी नहाकर भगवान को दीपक जलाने ही जा रही थी। बहू ने कहा, मम्मी जी आप पूजा कर लीजिए, मैं बाकी के काम कर देती हूँ। नहीं नहीं बहू, सारे काम हो चुके हैं। शीला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस मैं भगवान को दीपक जला देती हूँ, आज जल्दी ही पूजा खत्म कर लूंगी और फिर तुम सबके लिए चाय बना देती हूँ। जब तक तुम लोग जाकर ब्रश करो, फ्रेश हो जाओ और चाहो तो नहा भी लो। बहू ने कहा, हाँ माँ जी, मैं यही करती हूँ। वह दोनों नहाने और ब्रश करने के लिए चले जाते हैं। शीला जी ने आज अपनी पूजा जल्दी ही खत्म कर ली। वैसे तो वह 10 मिनट से भी ज्यादा पूजा करती थी। कभी कभी तो घंटों रामायण पढ़ने में अपना समय निकाल देती थी। अकेली जो रहती थी, उनका सहारा तो भगवान का मंदिर, रामायण, यही सब कुछ था। जल्दी से वह पूजा खत्म करके किचन से चाय और नाश्ता बेटे बहू के लिए लाकर देती है। बेटे बहू माँ से बड़े प्यार से बातें कर रहे थे। पहले औपचारिकता भरी बातें, मम्मी कैसी हो। 11 साल के बाद बेटा और बहू लौटकर गांव आए थे। मम्मी बहुत पतली हो गई हो, अपना ध्यान नहीं रखती क्या। बहू ने मक्खन लगाते हुए सास से कहा। वहीं बेटा भी कहता है, हाँ हाँ माँ, तुम खाती पीती नहीं हो क्या, अकेली रहती हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। शीला जी ने कहा, बेटा, उम्र का भी असर है। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग अपना बताओ कैसे हो। दोनों मुस्कुराते हुए कहते, मम्मी ठीक है। कुछ समय तक औपचारिकता भरी बातें होने के बाद असली मकसद पर आया बेटा। उसने कहा, माँ, हम लोग यहाँ ज्यादा दिन रुकने के लिए नहीं आए हैं, बस कुछ जरूरी काम से ही आए हैं। माँ ने कहा, बेटा, जरूरी काम ऐसा क्या पड़ गया, फोन से भी नहीं बताए और अचानक तुम लोगों को आना पड़ा। बेटे ने कहा, माँ, कुछ बात ही ऐसी है जो फोन पर करने से भी नहीं हो पाती, उसके लिए तो हमें यहाँ आना ही पड़ता। माँ नहीं समझ पाई थी कि वह कौन सी जरूरी बात है, इसीलिए वह बेटे की तरफ देखती ही रह गई। बेटे ने अपने बैग में से कुछ पेपर्स निकाले और माँ के पास रखते हुए बोला, माँ, मुझे बिजनेस के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, जिसके लिए मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं। माँ, सिर्फ तुम इसमें दस्तखत कर दो। माँ बोली, बेटा, ऐसे कहाँ से पैसे मिल जाएंगे जिसमें मैं दस्तखत कर दूं और तुम्हें पैसे मिल जाए। बहू ने कहा, माँ मैं सब समझाती हूँ, इन्होंने क्या किया है, भैया से बात कर लिया है। शीला जी के दो बेटे थे। एक विदेश में रहता था, एक बेटी थी, वह भी शहर में रहती थी, और दूसरा बेटा भी इंडिया में ही एक शहर में रहता था। मुंबई में उसका अपना किराए का मकान लेकर बिजनेस करता था, जिसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। वह मुंबई से लौटकर सिहोरा आया था और अपनी माँ से वह उनका घर भिजवाने, माँ, तुम ये घर बेच दो और चलो मेरे साथ, वहां हम लोग बिजनेस करेंगे और साथ मिलकर रहेंगे। मैंने बड़े भाई से बात कर लिया है, उन्होंने कहा है कि मुझे अब विदेश से लौटकर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ मेरा अच्छा बिजनेस चल रहा है और फिर इंडिया में रखा ही क्या है, इसीलिए वह वहाँ शादी भी कर चुके हैं। माँ ने कहा, यह तो बात मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन कभी लौट कर आएगा, मेरे दिल में ऐसी ही उम्मीद है। लेकिन बेटा, तुम्हारी एक बहन भी है, तुमने उसके बारे में क्या सोचा, उससे भी बात किया। हाँ माँ, मैंने मीरा से भी बात कर लिया है। मीरा ने भी कहा है कि मुझे
माँ पिताजी के प्रॉपर्टी पर कोई लालच नहीं है। आप दोनों भाई आपस में मिलकर देख लो। माँ तुम जल्दी से इस पेपर में साइन कर दो। यह पेपर अभी जाकर मैं पड़ोस वाले चाचा को दे आता हूँ। यह घर हमारा चाचा खरीद लेंगे, क्योंकि मेरी उनके साथ फोन पर बातें होती रहती थी और उन्होंने कहा है कि जैसे ही तुम आओगे सब कुछ फटाफट 2 दिन के अंदर ही हो जाएगा। यह सुनकर शीला जी चुपचाप रह गई। मन में सोचा कि ना मुझसे मेरे पड़ोसी बताए और ना ही मेरा बेटा। क्या अधिकार बनता था इन लोगों का कि मेरे ही जमीन को, मेरे घर को दोनों ने आपस में फैसला कर लिया बेचने का। मेरे बारे में सोचा नहीं कि मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। अरे 11 साल के बाद मुंबई से लौट कर आया है और अचानक से बोल रहा है कि घर बेचकर मेरे साथ चलो। जो बेटा पिता के मरने पर उसकी 13वीं तक भी नहीं आया था, वह बेटा मुझे अपने साथ लेने आया है। शीला जी दोनों को चाय नाश्ता देकर कहती हैं, तुम दोनों चाय नाश्ता करो और जाकर नहा धो लो, आराम करो। वह अपने कमरे में चली गई। उनकी आंखों में आंसू था। वह मन में समझ गई थी, यह मेरा बेटा और बहू मेरे लिए नहीं, मुझसे मिलने और मुझे देखने नहीं आए हैं। यह तो मुझे घर से बेघर करने आए हैं। शीला जी अपने कमरे में अपने पति की तस्वीर लगाई थी। उनकी तरफ देखते हुए मन में सोचने लगती हैं, उनसे मन ही मन में बातें करने लगती हैं। देख रहे हो मीरा के पापा, आज तुम्हारा छोटा बेटा आया है और आया भी किस लिए है। यह तुम्हारी मेहनत की कमाई से बनाया हुआ घर बिछवाने और मुझे बेघर करने। वह मन में आवाज एक आती है कि मैं अपना घर नहीं बेचूंगी। आखिर मेरी एक बेटी भी है, मुझे उससे भी बात करना है। तभी उन्हें ध्यान आता है कि एक सुबह लेटर भी आया था, जिसे अभी तक शीला जी खोल के नहीं पढ़ी थी। शीला जी अपने तकिए के नीचे से वह पत्र को निकाल कर पढ़ती हैं। वह पत्र उनकी बेटी मीरा का था। वह खोलकर पढ़ने लगती। उसमें लिखा था, प्रणाम मम्मी जी। मम्मी जी 2 महीने हो गए आपसे मिलने नहीं आई। बहुत आपकी याद आ रही है और आप अपनी तबीयत का ध्यान रख रही हैं कि नहीं। मम्मी जी 2 महीनों तक मैं बहुत व्यस्त रही। मैंने एक स्कूल बनवा लिया है और आज उस स्कूल का उद्घाटन करने के लिए आपको यह पत्र भेज रही हूँ। मम्मी जी अगले हफ्ते ही उसका उद्घाटन है, जो कि आपके हाथों से होना है और वह स्कूल आपके नाम पर ही है। मम्मी जी आपका सपना था कि आपका अपना स्कूल होना चाहिए और आप उस स्कूल की प्रिंसिपल बने। इसीलिए आज आपका सपना पूरा होने जा रहा है। आप सब कुछ छोड़कर मम्मी जी जरूर आना मेरे पास। अगर नहीं आई तो यह स्कूल का उद्घाटन रुक जाएगा। वह पत्र पढ़कर उनकी आंखों में आंसू आ गए। आगे मीरा लिखती है, आपकी बेटी। शीला जी आज उस पत्र को कभी देखती और कभी बेटे के बारे में सोचती। कितना अंतर था दोनों बच्चों में और उस पराई बेटी में, जिसे शीला जी ने जन्म भी नहीं दिया था। वह गहरी सोच में डूब जाती हैं कि कभी उनका एक ऐसा परिवार हुआ करता था जब उन्हें लगातार 2 बेटों ने जन्म लिया। दोनों बेटों को पाकर शीला जी बहुत खुश थी। उनकी पढ़ाई लिखाई में भी शीला जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। शीला जी के पति का अपना बिजनेस था। शीला जी बीए कंप्लीट की थी। शादी के बाद ही उन्होंने बीएड किया था और उन्हें सरकारी स्कूल में टीचर के पद पर नौकरी भी मिल गई थी। शीला जी दोनों बच्चे, घर और स्कूल की जिम्मेदारी बड़े अच्छे से निभा लेती थी। पति का बिजनेस था, किसी चीज की कमी नहीं थी। महंगे स्कूल में दोनों बेटों का एडमिशन करवा दिया था। नौकरी के 3 सालों के बाद शीला जी का ट्रांसफर सिहोरा से 30 किलोमीटर दूर रतनपुर में हो गया था। शीला जी रोज 30 किलोमीटर की ट्रेवलिंग करती और अपनी नौकरी पर पहुंचती। एक दिन शीला जी अपनी क्लास में बैठी ही थी कि एक औरत 2 बेटियों को लेकर उनके स्कूल में दाखिला करवाने के लिए आती है। वह महिला प्रेग्नेंट थी और उसकी 2 बच्चियां थी। शीला जी उस औरत का चेहरा देखकर कुछ सोचने की कोशिश करती है। वह औरत भी शीला जी को देखकर कुछ न कुछ सोचने लगती है।
दोनों को एक ऐसा लग रहा था कि हम पहले मिल चुके हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखती रही, फिर अचानक से एक दूसरे का नाम बोल पड़ी। शीला जी ने कहा आरती और आरती ने कहा शीला। दोनों एक दूसरे का नाम लेकर पहचान लेती हैं, एक दूसरे के गले मिल जाती हैं। शीला जी उन्हें एक कुर्सी देकर बैठाती हैं और कहती हैं आरती, तुम्हारी यह हालत, अरे तुम तो इतनी कमजोर हो गई हो। तुम्हारी दो दो बेटियां और अभी इतना जल्दी तुम गर्भवती भी हो। आरती उनकी बातें सुनकर आंखों में आंसू लेकर कहती है, यार मेरा तो यही हाल है, तुम बताओ कैसी हो। इतने सालों के बाद मुलाकात हुई। शीला जी और आरती जी एक ही पड़ोस में रहा करती थी, दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों साथ में स्कूल जाना घूमना फिरना किया करती थी। शीला जी की शादी हो गई, वह सिहोरा आ गई और उधर आरती की शादी हो गई, वह भी अपने ससुराल चली गई। अब जब शीला जी का ट्रांसफर आरती जी के गांव में होता है, यानी कि सिटी में, तब वहां मुलाकात हो जाती है। दोनों ने बातें किया, फिर बातें इतनी होती गई कि आरती ने अपनी सारे जिंदगी की बातें शीला जी के सामने कहने लगी। मेरी इन दोनों बेटियों का एडमिशन करवाना है। मेरे पति प्राइवेट स्कूल में दोनों लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि वह इतने गरीब हैं, फिर भी उन्होंने कहा था कि अपनी बेटियों को हम पढ़ाएंगे नहीं। इसीलिए मैं घर से 1 किलोमीटर दूर इस सरकारी स्कूल में आ गई इनका एडमिशन कराने। मेरे ऊपर तो इतनी मुसीबत है कि मेरी सास हर वक्त इन दोनों बेटियों को लेकर ताने मारती रहती है। तीसरी बार भी जब मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, मेरा बच्चा आने वाला है, तो मेरी सास कहती है कि अगर इस बार बेटी हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। बताओ शीला, मैं क्या करूं? क्या बेटा या बेटी पैदा करना मेरे हाथ में है? शीला जी ने कहा, यह तुम्हारे ससुराल वाले बहुत गलत कर रहे हैं। अपने हाथ में होता तो इंसान अपने लिए सबसे अच्छी चीजें चुनता। दोनों के बीच में बातें करना आना जाना सब कुछ हो गया। शीला जी ने उनकी दोनों बेटियों का अपने स्कूल में एडमिशन करवा लिया और बोला भी, कोई बात नहीं आरती, तुम चिंता मत करो। भले ही ये सरकारी स्कूल है, लेकिन यहाँ मैं अच्छे संस्कार पढ़ाई लिखाई सब चीज बड़े अच्छे से देखती हूँ। बस तुम अपनी बेटियों को घर पर पढ़ाने में ध्यान देना। आरती ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अब दोनों के बीच मिलना जुलना चालू हो गया था। जल्दी ही आरती के डिलीवरी का समय आ गया। आरती ने अपनी सहेली शीला जी को हॉस्पिटल में बुलाया। शीला जी उनके यहाँ जरूर गई। आरती ने अपनी सहेली से अपने दिल की बात कहना शुरू कर दिया। शीला, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मेरा मन कर रहा है कि इस डिलीवरी के बाद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। बड़ी कमजोरी सी लग रही है। अगर मुझे कुछ हो गया और भगवान ना करे फिर से मुझे तीसरी बार बेटी ही हो गई, तो तुम मेरी बेटी को किसी ऐसे इंसान के हाथों में देना जिसे बच्चों की जरूरत हो। वह मेरी बेटी को खुशियों से स्वीकार कर सके। मेरे पति और मेरी सास को मत देना, यही मेरी अंतिम इच्छा है। वह यह कहकर डिलीवरी वार्ड में चली गई। शीला जी उनके साथ रही। ऐसा मत कहो आरती, तुम्हें कुछ नहीं होगा। भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। दोनों सहेलियों की आंखों में आंसू थे। बाहर शीला जी अपनी सहेली का इंतजार कर रही थी। ससुराल वाले भी बैठे हुए थे। ससुराल वाले बस इसी चिंता में थे कि कहीं तीसरी बार भी बेटी ना हो जाए, और शीला जी इस चिंता में थी कि कहीं मेरी सहेली आरती को कुछ ना हो जाए, बहुत कमजोर है। लगभग 2 घंटे तक में नर्स बाहर निकली और उन्हें देखकर शीला जी तुरंत पहुंच गई। पूछने लगी, क्या हुआ, कैसी है मेरी सहेली? नर्स ने चेहरा झुका लिया और कहा, माँ को नहीं बचा पाई। तभी वहीं पर आरती की सास आ गई और कहने लगी, क्या हुआ है मेरी बहू को? जरूर इस बार बेटा हुआ होगा। नर्स ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, बेटी हुई है, लेकिन प्रसव पीड़ा, बीपी हाई, कमजोरी, खून की कमी, यह सब कुछ माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेटी जन्म देते ही माँ दुनिया छोड़कर चल बसी।
आरती की सास इतना सुनकर भी जोर से चिल्लाई, हे राम, अभागन खुद तो चली गई और मेरे सिर पर यह तीसरी बेटी भी छोड़कर गई। अगर जाना ही था तो साथ में अपनी बेटी को भी ले जाती। शीला जी अपनी सहेली के सास को कहती हैं, माँ जी कैसी बातें कर रही हैं। जन्म और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है। वह उसके पति की तरफ देखती हैं, लेकिन पति का हाव भाव कुछ ऐसा ही था। आरती का पति भी अपनी माँ की सहमति में ही था। आरती के पति को शीला जी ने कहा, आप कुछ कहेंगे? आपकी माँ क्या बोल रही है? कोई इतने बड़े दुख में ऐसा कैसे बोल सकता है? तो आरती के पति कहते हैं, क्या करें मैडम, पहले से ही दो बेटियों का खर्च, तीन बहनें जिसमें से सिर्फ एक बहन की शादी हुई है, घर में चार बेटियां पहले से और पांचवी बेटी यह, और मेरी इतनी आमदनी भी नहीं है। सब कुछ कैसे संभाल पाऊंगा अकेला। शीला जी उनकी बात सुनकर थोड़ा तो रहम दिल हुई। कुछ तो मजबूरी है, लेकिन इंसान इतना भी कठोर नहीं होता कि अपनी ही औलाद के बारे में ऐसा बोले। शीला जी ने कहा, मैं आरती की अंतिम इच्छा आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आरती मेरी सहेली मुझसे कहकर गई है कि मैं बहुत कमजोर हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं इस बार नहीं बचूंगी। मेरा शरीर मुझे सब कुछ साफ साफ बता रहा है। अगर मुझे कुछ हो गया और भगवान ना करे इस बार भी बेटी ही हुई, तो मेरे पति और मेरी सास को मेरी बेटी मत देना। उसके लिए कोई अच्छे से माता पिता ढूंढकर जिनको उस बच्ची की जरूरत हो, जहां उस बच्ची की अच्छे से परवरिश हो, वहीं पर उस बच्ची को दे देना। यह बात सुनकर आरती की सास के चेहरे में चमक आ गई। उन्हें लगा कि चलो मरते मरते एक काम तो सही कर गई, बेटी का बोझ सिर से हटा गई है। वह बोली, हाँ हाँ मैडम, ठीक ही है, आप ले जाओ, जो करना है करो। शीला जी आरती के पति से कहती हैं, आप क्या कहते हो? बेटी आपकी है, इसमें आपका फैसला मान्य होगा। आप जो चाहो करो। अगर आप अपनी बेटी रखना चाहते हो, पत्नी नहीं रही, उसकी आखिरी निशानी है, आप अपने साथ ले जाओ। जैसे दो बेटियां पल रही है, वैसे तीसरी बेटी भी पल जाएगी। लेकिन आरती के पति ने भी कहा, मैडम, अब आरती ने इतना कुछ कह ही दिया है, तो उसकी अंतिम इच्छा का भी मैं अपमान नहीं करूंगा। आप चाहें तो उसकी इच्छा पूरी कर सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। शीला जी समझ गई थी कि यह लोग लड़की को नहीं लेना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने कानूनी कार्यवाही करवाया और लड़की से उन्हें छुटकारा मिल गया। उनके चेहरे पर पत्नी के मर जाने का कोई गम भी नहीं नजर आ रहा था। शीला जी मन में सोचती रह गई, समाज में ऐसे भी लोग हैं। शीला जी बच्ची को हॉस्पिटल में रखी, क्योंकि नर्स का कहना था कि बच्ची भी काफी कमजोर है, अभी इसे हॉस्पिटल में ही रखा जाएगा। शीला जी बच्ची के पास आना जाना लगाकर रखती थी। 15 दिन के बाद जब उस बच्ची को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली, शीला जी को उस बच्ची को अभी तक कोई ऐसा पेरेंट्स नहीं मिले थे जो उस बच्ची को अपना सके। शीला जी क्या करती, उसे अपने घर ले आई। उनका काम बढ़ गया था अपने दोनों बेटों का ध्यान रखना, जो कि एक 12 साल का था और एक 15 साल का था। वह दोनों बच्चे इतना तो समझते थे कि माँ किसी और के बच्ची को उठाकर लाई है। शीला जी के पति भी कहने लगे, शीला ये क्या कर रही हो? किसी तरह से तुम्हारे बच्चे अब नहाने खाने और खुद स्कूल तैयार होकर जाने लगे हैं, तुम ऊपर से अपने पास क्यों मुसीबत लेकर आई हो? इस बच्ची को किसी अनाथालय में डाल दो। शीला जी ने कहा, नहीं, मैं इस बच्ची के लिए कोई ऐसा परिवार देख रही हूँ जो इसे अच्छे से संभाले, जिन्हें औलाद की जरूरत हो। शीला जी ने काफी कोशिश किया और करते करते 3 महीना गुजर भी गया। अभी तक उन्हें कोई ऐसा परिवार नहीं मिला था जो उस बच्ची को अपने साथ रख पाए। बड़े ही प्यार से शीला जी ने उस बच्ची का नाम मीरा रखा। 3 महीने में शीला जी उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह पाली। उस बच्ची के साथ उनकी ममता हो गई थी, लेकिन उनके पति उस बच्ची को बिल्कुल नहीं रखना चाहते थे, पसंद नहीं करते थे। घर पर उसके रोने की आवाज सुनकर गुस्सा करने लगते। बच्चे भी कहते, मम्मी इसे छोड़कर आओ, इसे यहाँ मत रखो। बच्चे उसे नफरत करते थे।
लेकिन शीला जी ने एक दिन अपना फैसला सुना दिया। अब यह बच्ची यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। तुम लोगों को इसे स्वीकार करना होगा। आखिर मैं इसके साथ अन्याय नहीं कर सकती। शीला जी के पति काफी नाराज हुए, घर में काफी बहसबाजी हुई। फिर भी शीला जी ने अपना फैसला नहीं बदला। मीरा कहीं नहीं जाएगी। समय तेजी से बढ़ता गया। शीला जी के दोनों बेटे पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गए। बड़े बेटे की तो नौकरी विदेश में लग गई। वह विदेश में जाकर 15 साल रह चुका और छोटा बेटा मुंबई चला गया। आज उसे गए हुए 11 साल हो गया। मीरा ने भी एमबीबीएस कर लिया। अब वह हॉस्टल में ट्रेनिंग कर रही थी। एक दिन शीला जी के पति की तबीयत काफी खराब हो गई, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए और माता पिता बूढ़े हो गए। शीला जी के पति अब बिजनेस छोड़कर घर पर ही रहते थे। शीला जी को पेंशन मिलने लगी थी। वह भी रिटायर हो चुकी थी। वैसे तो दोनों पति पत्नी को पैसे की कोई कमी नहीं थी। शीला जी की रिटायरमेंट आती थी और उनके पति की सेविंग के पैसे थे, जिसके कारण लोगों का घर गृहस्थी चल रहा था। फिर भी अब दोनों पति पत्नी अकेले, सेवा करने वाला कोई नहीं। एक दिन ज्यादा तबीयत खराब हुई। शीला जी ने अपने दोनों बेटों को कॉल करके बताया, आ जाओ, पापा की तबीयत बहुत खराब है। हर वक्त तुम लोगों को ही याद कर रहे हैं। बड़े बेटे ने कहा, मम्मी मेरा आना मुश्किल है, मुझे तो यहाँ से छुट्टी ही नहीं मिलेगी। छोटे बेटे ने भी कहा, देखता हूँ मम्मी, बात करता हूँ, छुट्टी मिली तो आ जाऊंगा। दोनों बेटों ने अपने अपने ही शहर में शादियां कर ली थी और अपना घर बसा लिए थे। बड़ा बेटा तो विदेशी लड़की के साथ शादी करके वहीं बस गया और छोटा भी कम नहीं था, उसने भी मुंबई में ही शादी कर लिया था। बस मीरा ही एक ऐसी थी जो दिन में मम्मी पापा से कई बार फोन करके बातें किया करती थी, उनका हाल पूछती और हर महीने मम्मी पापा से मिलने आती। मीरा को पता था कि मैं इनकी सगी औलाद नहीं हूँ। वह जब भी अपनी माँ से गले मिलती हमेशा कहती, माँ अगर तुमने मुझे उठाकर नहीं पाला होता तो आज ना जाने मैं कहाँ दर दर की ठोकर खाती। शीला जी कहती, बेटी ऐसा मत कहो, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है। मैंने भी तो तुमसे बेटी का सुख पाया है। दोनों माँ बेटी में अपार प्यार था। शीला जी अब रिटायर हो चुकी थी। समय तेजी से आगे बढ़ता गया। शीला जी के पति अब बीमार रहने लगे थे। वह अब बिजनेस पर जाना छोड़ दिए थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें पैसे की कमी थी। शीला जी की पेंशन आने लगी थी, क्योंकि वह सरकारी स्कूल में टीचर हुआ करती थी। उनके पति ने भी बिजनेस टाइम में काफी पैसों की सेविंग कर ली थी। पैसों की कोई कमी नहीं थी। फिर भी दोनों माता पिता अकेले रह गए थे। पिता के तो पैर और घुटने सीधे नहीं हो रहे थे, छड़ी या दीवार के सहारे से चलते थे। तबीयत खराब रहने लगी थी। कई बार उन्होंने कहा, शीला जरा बच्चों को बुला दो, एक बार देख लो जिंदगी का क्या ठिकाना। शीला जी ने कई बार अपने दोनों बेटों को कहा कि एक बार पापा से मिलने आ जाओ, तुम दोनों को बहुत याद करते हैं। बड़े बेटे ने कहा, मम्मी यहाँ मेरे दो छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं और मेरी वाइफ भी यहाँ पर नौकरी करती है, मुझे भी छुट्टी नहीं मिल पा रही है, मेरा आना बहुत मुश्किल है। शीला जी छोटे बेटे से भी कहती, बेटा समीर तुम तो पापा से मिलने आ सकते हो, मुंबई इतना दूर नहीं है, चाहो तो 1 घंटे में ही सिहोरा पहुंच सकते हो, फ्लाइट का टिकट निकाल लो, पैसे की कमी हो तो मैं दे देती हूँ। लेकिन छोटे बेटे ने भी कह दिया, मम्मी मुझे तो और छुट्टी नहीं मिलती, यहाँ प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, यहाँ पर एक दिन की छुट्टी के लिए कई दिनों तक एप्लीकेशन लगाते रहो तो भी छुट्टी मंजूर नहीं होती। दोनों बेटों ने साफ मना कर दिया और शीला जी उदास सी रह जाती। पति से यही कहती कि आने वाले हैं, बेटों ने कहा है जल्दी ही मिलने आएंगे, बस उन्हें आशा देती रह गई। एक समय ऐसा आया जब पिताजी बिस्तर पर पड़ गए। उनका उठना बैठना खाना पीना सब बंद हो गया। बड़े मुश्किल से 1-2 चम्मच जूस या दूध खिलाना पिलाना पड़ रहा था।
शीला जी रोती रहती थी छुप छुप कर। मीरा को पता चला तो वह मेडिकल कॉलेज से छुट्टी लेकर आ गई थी। वह अपने पापा की खूब सेवा करती। 2 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे, बस आंखों से इशारा करके यही कहते कि बेटे मिलने नहीं आए। उनकी तो अब जुबान भी बंद हो गई थी, क्योंकि डॉक्टरों का कहना था कि मुंह में ही लकवा मार गया है। वह बोल नहीं पा रहे थे। तो 3 महीने तक इसी हालात में पड़े रहे। मीरा कई कई रातों तक जागती रहती, पापा का ध्यान रखती और माँ को कहती कि माँ तुम सो जाओ, तुम भी बीमार हो जाओगी। मैं हूं ना, मैं पापा का ध्यान रख लूंगी। एक दिन अचानक से पापा कुछ बोलने की कोशिश किए, हाथ आगे बढ़ाए तो शीला जी आ गई। फिर उन्होंने और आगे हाथ बढ़ाया। उनका मतलब था कि वह मीरा को बुला रहे थे। मीरा पास आई तो उन्होंने बोलने की कोशिश की और अपनी टूटी फूटी जबान से बोले, मीरा मेरी बेटी मुझे माफ कर देना। आज मेरी सगी औलाद ने भी मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन तूने तो सगी औलाद से भी बढ़कर मेरा साथ दिया, मेरी सेवा की। अगर मेरे 2 बेटे नहीं होते तो भी तू मेरी औलाद है। यह पाकर मैं बहुत धन्य हो गया। मैं तुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार ना कर सका, यह मेरा दुर्भाग्य था। और तूने इतनी मेरी सेवा करके आज मेरा दिल जीत लिया। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। यह कहकर उन्होंने आंखें बंद कर ली और हमेशा हमेशा के लिए यह दुनिया छोड़कर चले गए। मीरा और शीला जी बहुत रोती रह गई। शीला जी यह सब अपने कमरे में बैठे सोचती रही। आज भी उनकी आंखों से इतने आंसू बह रहे थे कि उनके कान के नीचे के पूरे बाल गीले हो गए थे। अचानक से मीरा जी को याद आया कि बेटा बहू बाहर बैठे हुए हैं। वह आंसू पोंछकर बाहर निकली, जो कि बेटा और बहू यही इंतजार में बैठे थे कि मम्मी आए और पेपर में साइन कर दे तो हम जल्दी से यहाँ से चले जाएं। बहू ने कहा, मम्मी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अब पूजा करके कमरे में गई तो बहुत देर तक रह गई। शीला जी ने कहा, हाँ थोड़ी सी आंख लग गई थी। बहू मैं कुछ बना देती हूँ, तुम लोग खा लो। बहू ने कहा, नहीं मम्मी जी, मैं ही बनाकर लाती हूँ। बहू किचन में चली गई और शीला जी कुछ सोचते हुए बैठी रह गई। बेटे ने कहा, मम्मी तुमने क्या सोच रखा है? जल्दी से काम करो, साइन कर दो और फिर हम लोग खाना बना खा के निकल जाएंगे। शीला जी कुछ नहीं बोली। जब तक खाना बन गया सबने खाना खाया। शीला जी ने अपने कमरे से जाकर वकील को फोन किया और वकील को सारी बात समझा दी। वकील साहब जब कुछ घंटों के बाद घर पर आए तो शीला जी ने कहा, हाँ बेटा, मैंने प्रॉपर्टी का पेपर बनवा लिया है। मेरी तो तुम दोनों के अलावा एक और औलाद है जिसका नाम है मीरा। मेरे दुख के समय में मीरा ने ही मेरा साथ दिया है और आज संपत्ति के अधिकारी बनने तुम आ गए। 11 साल तक तुमने फिर के देखा भी नहीं कि हम लोग कैसे हैं। पिताजी जब दुनिया छोड़कर चले गए मैं फोन पर रोती रह गई। अंतिम दाह संस्कार के लिए भी तुम नहीं आए। मीरा ने ही मेरा साथ दिया, इसीलिए मेरी सारी संपत्ति का अधिकारी मीरा है, तुम दोनों नहीं। यह आंखों से देख लो, सारी प्रॉपर्टी मैंने मीरा के नाम ट्रांसफर करवा दिया है। छोटा भाई गुस्से से क्रोधित हो उठा, माँ तुमने हम दोनों भाइयों के साथ अन्याय किया है। अपनी खुद की औलाद होने के बाद भी किसी और को तुम अपनी संपत्ति कैसे दे सकती हो? शीला जी ने कहा, हाँ अपनी खुद की औलाद होने के बाद भी मैं किसी और को संपत्ति इसलिए दे रही हूँ क्योंकि किसी और ने ही तुम्हारे पिता की सेवा की। अंतिम समय में उसी ने अंतिम दाह संस्कार किया है। इसीलिए तुम दोनों का सिर्फ खून से रिश्ता है, लेकिन असली औलाद मेरी मीरा ही है। अब यहाँ रहना है तो रहो, नहीं तो वापिस चले जाओ। दोनों पति पत्नी गुस्से से अपना सामान लिए और चले आए। शीला जी को एक अंतिम जिम्मेदारी बची थी, मीरा की शादी। उन्होंने मीरा की शादी उसी के साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे प्रदीप नाम के लड़के से करवाया।
क्योंकि मीरा हमेशा प्रदीप की तारीफ में लगी रहती थी। प्रदीप के बारे में बातें करती तो शीला जी को लगा कि मीरा प्रदीप को पसंद करती है, और बात भी ऐसी ही थी। प्रदीप भी अच्छा लड़का था। शादी के बाद वह भी शीला जी का खूब ध्यान रखना। मीरा ने कई बार कहा, मुझे माँ आपकी कोई संपत्ति नहीं चाहिए, मैंने तो अपने लिए सब कुछ बनाया है। यहाँ तक कि आपका सपना था कि आपकी अपनी खुद की प्राइवेट स्कूल हो जिसमें गरीब और अनाथ बच्चे पढ़ें, तो मैंने वह सपना पूरा किया है। मीरा ने अपनी मेहनत की कमाई से माँ के लिए प्राइवेट स्कूल बनवाया। माँ उस स्कूल की प्रिंसिपल बनी। गरीब और अनाथ बच्चे उसमें पढ़ते। आज शीला जी को अपनी बेटी पर गर्व था। शीला जी ने अपनी सारी संपत्ति उसी स्कूल में लगा दिया। मीरा ने कुछ भी लेने से मना कर दिया। शीला जी को आज जाकर संतुष्टि मिली थी कि उनका सपना पूरा हो गया। उनकी वजह से मीरा जैसे कितने गरीब अनाथ बेटी बेटियां पढ़ेंगे और अपने भविष्य में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।